आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय मुद्रा का पूरे 3000 साल का ऐतिहासिक सफर। बिल्कुल। मतलब हम रोजाना जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास सदियों पुराना है। ये सिर्फ धातु के कुछ टुकड़ों की बात नहीं है, बल्कि साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने और पूरी सभ्यताओं के विकास की एक जीती जागती दास्तान है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर इस आधुनिक रुपए को अपना नाम कैसे मिला और ये पूरी अविश्वसनीय कहानी शुरू कहाँ से हुई। और यही तो वो ऐतिहासिक पहेली है जिसे सुलझाना आज बहुत ही रोमांचक होने वाला है। भाग 1, भारतीय सिक्कों का जन्म, कौड़ियों से लेकर चांदी की छड़ों तक। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत असल में धातुओं के इस्तेमाल से भी बहुत पहले हो जाती है। प्राचीन भारत में जब कमोडिटी मनी यानी वस्तुओं का लेन देन होता था, तब व्यापार के लिए मुख्य रूप से कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बदला, विनिमय के तरीके विकसित हुए और कौड़ियों की जगह मानकीकृत चांदी के टुकड़ों ने ले ली। अगर हम वेदों पर नजर डालें तो हमें एक बहुत ही खास शब्द मिलता है, निष्क। शुरुआत में इसका मतलब कोई मुद्रा नहीं था, बल्कि ये एक मूल्यवान सोने का हार या आभूषण हुआ करता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि धीरे धीरे इसी निष्क ने विनिमय की जाने वाली मुद्रा का रूप ले लिया और यहीं से सबसे शुरुआती भौतिक मुद्रा सामने आई। अनियमित आकार की चांदी की छड़ें जिन पर खास मुहरें या पंच लगे होते थे, इन्हें कारशापण या आहत सिक्के कहा जाता था। और फिर मौर्य साम्राज्य के दौरान चाणक्य के अर्थशास्त्र का एक उल्लेख तो वाकई दिलचस्प है। इसमें मुद्राओं का एकदम स्पष्ट वर्गीकरण है। सोने के सिक्कों को सुवर्ण रूप, तांबे को ताम्र रूप और चांदी के सिक्कों को रूप्य रूप कहा गया। यहीं पर हमें उस ऐतिहासिक पहेली का जवाब मिलता है। संस्कृत शब्द रूप्या का मतलब होता है गढ़ी हुई चांदी, और जी हाँ, इसी रूप्या शब्द से हमारी आज की आधुनिक मुद्रा का नाम रुपया पड़ा है। क्या बात है। बिल्कुल। अब मौर्य काल से आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। दक्षिणी और राजपूत नवाचार, सत्ता के प्रतीक। ये वो दौर था जब क्षेत्रीय साम्राज्यों ने अपनी अलग राजनीतिक और धार्मिक पहचान को सीधे अपनी मुद्रा पर उकेरना शुरू कर दिया था। मतलब सिक्के अब सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं थे, वे सीधा सत्ता और ताकत का प्रतीक बन चुके थे। और ये देखना वाकई शानदार है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों ने इसका इस्तेमाल किया। उत्तर भारत की बात करें तो राजपूत राजाओं ने अपनी शक्ति और शौर्य दिखाने के लिए सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति, जो शक्ति का प्रतीक है, और संस्कृत में अपना नाम अंकित करवाया। वहीं इसके ठीक उलट दक्षिण भारत के राजवंशों ने अपनी मुहर के लिए जानवरों को शाही प्रतीकों के रूप में चुना। जैसे चोल साम्राज्य के सिक्कों पर उनके शाही प्रतीक बाघ की मुहर थी और पांड्य राजवंश के सिक्कों पर उनका प्राचीन राज की प्रतीक मछली बना होता था। इसी कड़ी में विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली बहुत ही विविध और खास थी। उनका मुख्य सोने का सिक्का वराह कहलाता था, भगवान विष्णु के अवतार के नाम पर। लेकिन इसके साथ एक बड़ा ही मजेदार किस्सा जुड़ा है। जब पुर्तगाली व्यापारी यहाँ आए तो उनसे वराह बोला ही नहीं गया और वे इसे बिगाड़कर पेगोडा कहने लगे। इसके अलावा रोजमर्रा के लिए छोटे सोने के सिक्के फणम और प्रताप थे और चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। दिल्ली सल्तनत, टंका, जीतल और सांकेतिक मुद्रा। इस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासकों का आगमन हुआ। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए शुद्ध चांदी का टंका और तांबे का जीतल पेश किया और एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। सिक्कों पर उस टकसाल का नाम लिखना जहां उन्हें ढाला गया था। और दिल्ली सल्तनत का जिक्र हो और मोहम्मद बिन तुगलक की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 14वीं शताब्दी में उसने एक बहुत ही साहसिक लेकिन विनाशकारी आर्थिक प्रयोग कर डाला। चांदी की कमी थी तो उसने तांबे और पीतल की सस्ती धातु वाली सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चला दी, जिसकी वैल्यू चांदी के बराबर तय कर दी। लेकिन कोई सिक्योरिटी फीचर तो था नहीं, तो घर घर में जाली सिक्के छपने लगे। नतीजा, पूरी प्रणाली बुरी तरह ध्वस्त हो गई। तुगलक के इस प्रयोग के बाद हम एक ऐसे दौर में आते हैं जिसने आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली नींव रखी। भाग 4, मुगल और रुपया, त्रिधातु प्रणाली को पूर्ण करना। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के अपने छोटे से शासनकाल में एक कमाल का काम किया। बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को समेटने के लिए उसने 1778 ग्रेन वजन का एक मानकीकृत चांदी का सिक्का पेश किया, जिसे आधिकारिक तौर पर रुपया नाम दिया गया।
इसी ने मुगल अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मुगलों ने एक बेहतरीन ट्राई मेटालिक यानी त्रिधातु प्रणाली को एकदम परफेक्शन के साथ लागू किया। सोने का सिक्का कहलाया मोहर, चांदी का सिक्का रुपया बना, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, और इसका वजन 177 से 180 ग्रेन के बीच एकदम फिक्स था। और आम जनता के रोजमर्रा के लेनदेन के लिए भारी तांबे का सिक्का था, जिसे दाम कहा जाता था। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य जो थोड़ा हैरान करता है वो ये कि सोने के इस मोहर की वैल्यू कभी फिक्स नहीं रही। खुले बाजार में धातुओं की सप्लाई के हिसाब से इसका चांदी के मुकाबले मूल्य लगातार बदलता रहता था। मुगल काल में एक सोने की मोहर की कीमत आमतौर पर 10 से 14 चांदी के रुपयों के बीच ऊपर नीचे होती रहती थी। इसके अलावा मुगल सिक्के उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं और राजनीति का आईना भी थे। अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए इलाही सिक्के चलाए और तो और राम और सीता की आकृति वाले सिक्के भी जारी किए। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर ज़ोडिएक साइन यानी राशि चक्र बनवाए और अपनी महारानी नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। एकदम सही। और शाहजहां का इनोवेशन भी कम नहीं था। उसने छोटे हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए रुपये का एक अंश पेश किया, जिसे आना कहा गया। 1 रुपये में 16 आने होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, ब्रिटिश काल, आंशिक विभाजन और मानकीकरण। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने इसी चांदी के रुपए को पूरे उपमहाद्वीप में अपना एकमात्र मानक मुद्रा बना लिया। लेकिन उनकी जो विभाजन प्रणाली थी ना, वो आज के हिसाब से दिमाग घुमा देने वाली थी। बिल्कुल। अब ये 1902 का आंकड़ा देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ब्रिटिश भारत में 1 रुपए में पूरे 192 पाई होते थे। मतलब सोचकर देखिए, 1 रुपया 16 आने के बराबर, हर आना 4 पैसे के बराबर और हर पैसा 3 पाए के बराबर, कुल 192 पाए। रोजमर्रा की सब्जी भाजी खरीदने में इस गणित को सुलझाना लोगों के लिए कितना सिरदर्द रहा होगा। इसी दौरान इतिहास का एक और हैरान करने वाला पन्ना सामने आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से कुछ भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराया, तो उन्होंने तुरंत ब्रिटिश रुपये को बैन कर दिया और उसकी जगह एक अस्थायी जापानी रुपया पेश किया। ये साफ दिखाता है कि मुद्रा का सीधा कनेक्शन राजनीतिक नियंत्रण और संप्रभुता से होता है। और अब हम समय के पन्ने पलटते हुए आते हैं 1947 में। भाग 6, स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय रुपया। आज़ाद भारत को अब अपनी एक संप्रभु पहचान के साथ एक नई आर्थिक दिशा तय करनी थी। इस विकास यात्रा को समझना काफ़ी आसान है। 1947 में संप्रभु रुपये को अपनाया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति आई वो थी 1957 में। भारत ने उस पुरानी जटिल आंशिक प्रणाली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम को अपना लिया। अब 1 रुपया 16 आने या 192 पाई नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे 100 नए पैसे के बराबर हो गया। कितना आसान है ना। और फिर 2011 में एक सदी पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलकर नया आधुनिक सिक्का निर्माण अधिनियम लागू किया गया। होस टू तो कौड़ियों से शुरू होकर चांदी की छड़ों तक, पंचमार्क वाले आहत सिक्कों से लेकर मुगल मोहरों तक और अंत में इस दशमलव प्रणाली तक, भारतीय रुपये ने वाकई 3000 वर्षों का एक महाकाव्य सफर तय किया है। लेकिन इस पूरी शानदार यात्रा को देखने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से डिजिटल हो रही है, जहां यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला है, वहां भविष्य में ये ऐतिहासिक रुपया आखिर कैसा दिखेगा? ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।